नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, एक दो बातें हैं जो आज आपसे और शेयर करने का मन कर रहा है। पहली बात कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी इस गहनता के साथ कीजिए कि आपको इंटरव्यू वगैरह देने के लिए सोचना ना पड़े, क्योंकि जब भी हम मुख्य परीक्षा पर कम फोकस करते हैं तो याद रखिए पीटी भी हमारा क्लियर नहीं होता, यानी प्रारंभिक परीक्षा में भी हम मार खाते हैं। आप देखिए ढंग से जीएस परीक्षा या जीएस के लिए जो मुख्य आप तैयार करते हैं परीक्षा को, मेंस जीएस तैयार करते हैं, तो पीटी का कमोबेश 65 से 70% सिलेबस तैयार होता है। और यदि आपका कोई ऑप्शनल हिंदी साहित्य जैसा विषय है, आपका ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य है, इसको ढंग से पढ़िए ना दोस्तों, आपका निबंध अपने आप तैयार होगा। नीति शास्त्र में आपको कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। राइटिंग स्किल, आप इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और साक्षात्कार के लिए जो आप लोग मॉक इंटरव्यू जहाँ तहाँ देने चले जाते हैं और लोग आपको सिखाते हैं ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये बताओ, वो बताओ, वो सिर्फ आपके मन का वहम है। आप याद रखिएगा, आपके मॉक इंटरव्यू के कोई भी प्रश्न वहाँ नहीं पूछे जाते, वहाँ कुछ और ही पूछे जाते हैं। वो रैंडम जो मेंबर्स के जेहन में प्रश्न आते हैं वो आपको देख करके पूछते हैं। इसलिए मेरा सीधा कहना है कि आप मुख्य परीक्षा को खूब अच्छी तरह तैयार करें, चाहे जीएस मेंस हो, चाहे हिंदी साहित्य। आप कोई भी ऑप्शनल मन से पढ़ेंगे तो हर ऑप्शनल सिलेक्शन देते हैं। हाँ, कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे हिंदी साहित्य थोड़ा रुचिकर भी है, जल्दी तैयार भी हो जाता है और अंक सबसे अधिक दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग बचपन से इसके बहुत से पहलुओं को सुना करके आते हैं, इसलिए और आसान होता है। तो मुख्य परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, इसी सिलसिले में हम लोग ये एक प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं जिसे आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम कहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहिए, उत्तर लेखन अभ्यास कहिए, उत्तर लेखन प्रारूप तो क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा उत्तर इसमें लिखित आपको मिल जाता है, इसलिए आप इसे प्रारूप न कहें, इसे समग्र उत्तर लेखन अभ्यास कहें आप। दोस्तों, हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि चाहे आप आईएएस की मुख्य परीक्षा दे रहे हों या पीसीएस दे रहे हों, गोदान के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। यूँ कहें कि गोदान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, तो मोक्ष चाहिए तो गोदान जरूरी है। हाँ, मतलब उसको पढ़ना जरूरी है और मोक्ष यानी सफलता। दोस्तों, गोदान पर एक बड़ा पारंपरिक ट्रेडिशनल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है या गोदान महाकाव्य के रूप में। अब ये जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसे लेकर के हम लोग रटी रटाई बातें तैयार कर लेते हैं और फिर परीक्षा के पहले भूल जाते हैं, फिर नोट्स पलटने लगते हैं। ज़रूरत क्या है, इसको एक बार जेहन में बैठाइए, बात अपने आप समझ में आएगी। दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ खास चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है, रटने की नहीं। जैसे सबसे पहली बात कि महाकाव्य के तत्व क्या क्या होते हैं। सामान्य तत्वों की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि महाकाव्य के तत्वों में एक उदात्त श्रेष्ठ नायक होना चाहिए। महाकाव्य की जो कथा है वह भी
उदात्त श्रेष्ठ हो, जो दो भागों में बटी हो, मुख्य कथा और प्रासंगिक कथा, जिसे आधिकारिक और प्रासंगिक कथा कहते हैं। यानी नायक भी श्रेष्ठ हो, एक श्रेष्ठ कथानक भी हो। तीसरी बात कि महाकाव्य का उद्देश्य भी उदात्त हो। उदात्त उद्देश्य जिसे आप लोक मांगलिक उद्देश्य कहते हैं, लोक मंगल की स्थापना हो उसमें। चौथी बात कि महाकाव्य वही है जो योगीन परिस्थितियों का भी बोध कराए। किसका बोध कराए? पांचवी बात कि उसकी जो शैली है, भाषा शैली, वह भी उदात्त हो। और नायक के अलावा यदि अन्य चरित्रों की बात करें तो उसके अन्य चरित्र भी उदात्त हो। उदात्त चरित्र या अन्य पात्र। दोस्तों, किसी भी महाकाव्य के ये तत्व होते हैं। हालांकि और भी तत्व हैं, जैसे उसमें मंगलाचरण हो, जैसे महाकाव्य सर्गों में विभाजित हो। अब एक दूसरी बात कि दोस्तों, ये जो गोदान है, क्या आपको लगता है कि ये महाकाव्य है? ये गोदान तो एक उपन्यास है। गोदान क्या है? उपन्यास। और उपन्यास का अर्थ बृहत कथा, जबकि महाकाव्य, महाकाव्य कविता से बना शब्द है, बृहत कविता। इसका मतलब है कि गोदान उपन्यास या कथा है और महाकाव्य कविता है। तो उपन्यास तो दोस्तों गद्य विधा है और महाकाव्य पद्य विधा है। समझिए, पहली बात, जब भी आप उत्तर लिखें तो यह दर्शाएं कि गोदान साहित्य की विधा के रूप में एक उपन्यास है और उपन्यास गद्य विधा है, जबकि महाकाव्य पद्य विधा है। समझिए, गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृतांत, जबकि कविता के दो भेद हैं, एक प्रबंधात्मक कविता, एक मुक्तक कविता। प्रबंधात्मक कविता के भी दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। संपूर्ण जीवन गाथा को लेकर जब कविता लिखी जाए, एक तारतम्यता के साथ, एक क्रमबद्धता के साथ, तो ऐसी कविता को महाकाव्य, ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण जीवन गाथा को लेकर के जब कोई बृहद कविता, एक सर्गानुक्रम में क्रमबद्ध कविता लिखी जाए, महाजीवन की महागाथा महाकाव्य। लेकिन जीवन के किसी एक खंड की क्रमबद्ध कविता लिखी जाए तो उसे खंड काव्य। और मुक्तक क्या है? कोई भाव, 2 लाइन 4 लाइन किसी भाव पर लिख गए, प्रेम पर कोई कविता लिख गए, देश पर लिख गए, भ्रष्टाचार पे लिख गए, मुक्त, छोटी, स्वच्छंद, उन्मुक्त कविता, छोटे भावों की कविता। मतलब साफ है कि उपन्यास और महाकाव्य में पहला अंतर यह है कि उपन्यास गद्य है और महाकाव्य पद्य है। दोस्तों, ये जो महाकाव्य है वो सामंती समाज में लिखा जाता था। मध्यकालीन साहित्य की विधा है। सामंती समाज का क्या अर्थ है? मध्यकालीन। और गद्य या उपन्यास की शुरुआत आप ऐसे भी देखेंगे, हिंदी साहित्य में गद्य की शुरुआत आधुनिक काल में, आधुनिक साहित्य से ही गद्य साहित्य। इसलिए
आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो जो उपन्यास है वह आधुनिक साहित्य की विधा है, आधुनिक काल से जुड़ी हुई। समझते रहिएगा। यानी यदि महाकाव्य सामंती समाज की उत्पत्ति है तो जो उपन्यास है दोस्तों वह पूंजीवादी और समाजवादी समाज की उत्पत्ति है, यानी आज के समाज की। कुछ लोगों ने कहा कि मरते हुए सामंतवाद के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। यानी सामंती समाज में महाकाव्य जैसी विधा थी क्योंकि समाज वैसा था, और उस सामंतवाद के खत्म होते ही, यानी अभी सामंतवाद मर ही रहा था और पूंजीवाद जन्म ले रहा था, ठीक उसी संक्रमण पर उपन्यास का जन्म हुआ। इसलिए आप गोदान को देखेंगे कि सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों के संक्रमण पर वो उपन्यास लिखा गया 1936। अभी सामंती समाज अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा था और पूंजीवादी समाज एक जन्म लेकर शैशवावस्था में था उस संक्रमण पर। दोस्तों एक दो बातें और समझने लायक है कि जो महाकाव्य है उसमें पात्रों की योजना रहती है। पात्र क्या है भाई? जो उदात्त मूल्यों से युक्त हो, श्रेष्ठ मूल्यों से युक्त हो, आदर्श से भरा हो, उसे पात्र कहते हैं। लेकिन जब उपन्यास आया दोस्तों तो उपन्यासों में चरित्र आए। ये चरित्र याद रखिए आदर्श परक नहीं, ये उदात्त और श्रेष्ठ मूल्यों से युक्त चरित्र नहीं थे बल्कि यथार्थवादी चरित्र थे। इसलिए चरित्र यथार्थ का वहन करते हैं, गुण चाहे अवगुण दोनों से परिपूर्ण। इनमें गुण भी अवगुण भी, नैतिक भी अनैतिक भी। आप चरित्र को समझने के लिए एक गाना से समझिए। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी फिर भी दिल है। समझिएगा कि जो चरित्र है वह अच्छे और बुरे दोनों मूल्यों से युक्त होता है। इसीलिए गोदान उपन्यास का जो नायक है होरी, वह होरी 100% एक चरित्र है, पात्र नहीं है। क्योंकि ये वही होरी है जो दूसरी नारी की तो इज्जत करता है। भरी सभा में खान बने मेहता की बंदूक से वह मालती को उठा ले जाना चाहता है। भरी सभा में ये होरी डरता नहीं, उसे उठाकर पटक देता है। लेकिन ये वही होरी है कि अपनी पत्नी को मारने से बाज भी नहीं आता। याद रखिए यह वही होरी है जो दूसरों की हमेशा मदद भी करता है, अपने भाइयों की मदद करता है। जो भाई होरी की गाय को जहर देकर मार देता है उसी की गृहस्थी संभालता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं भाइयों से बांस की कटाई में 2-4 पैसे मार भी लेता है। इसका मतलब है कि ये होरी अच्छा भी है बुरा भी है। ये होरी भोला महतो की गाय ऐंठना चाहता, इसीलिए झूठ बोलकर झांसा दिखाकर कहता भोला महतो को कि तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, मेरी ससुराल में एक विधवा महिला है उससे तुम्हारी शादी करा देंगे, और झांसा देकर उसकी गाय ऐंठना चाहता है। किंतु जैसे जानता है कि भोला महतो के यहाँ भूसा नहीं है तो अपने ही सिर पर टोकरी भर भर के बेटे गोबर के साथ भोला महतो के यहाँ भूसा पहुँचा आता है। समझने लायक है कि होरी 100% चरित्र है, वो पात्र नहीं है, गुण और अवगुण दोनों से युक्त है। इसलिए होरी का चरित्र
कह सकते हैं अच्छाई और बुराई दोनों का संश्लेष है, सामान्य और विशिष्टता दोनों का समावेश है। होरी के चरित्र में बेईमानी भी छिपी है और मानवता भी। होरी को कह सकते हैं कि कहीं तो वह देवता प्रतीत होता है और कहीं कुछ हद तक काइयाँ, कुछ हद तक बेईमान भी। वह रुई में बिनौले मिलाने और पटसन को गीला करने से भी बाज नहीं आता। घर में पैसे होने पर भी कसम। किसान गिरह का पक्का होता है। या ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में किसान को यूं कहें कि वह अपने कुछ व्यवहारिक मूल्यों से जुड़ा होता है। जैसे यदि दूध में पानी न मिलाए किसान तो उसका मन न माने, और यदि आपने पकड़ लिया तो वह कह सकता है कि ऐसे दूध दूहने और देने से पशु का थन जलता, इसीलिए पानी मिलाया। तो किसान स्वभाव से ही गिरह का पक्का होता है, एक स्वार्थी जीव है। होरी पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था का एक पारंपरिक किसान है, एक यूं कहें व्यवहारिक किसान है, जिसका चरित्र अच्छाई और बुराई दोनों का सामंजस्य है, संश्लेष है। तो दोस्तों देखिए, गोदान वस्तुतः एक उपन्यास है। उपन्यास गद्य विधा है। गद्य विधा की शुरुआत आधुनिक काल में हुई। यह गद्य विधा पूंजीवादी और समाजवादी समाज की उत्पत्ति है, लेकिन महाकाव्य इसके पहले लिखे जाते थे। महाकाव्य यानी बृहद कविता। कविता जब बृहद हो जाए तो महाकाव्य, कहानी जब बृहद हो जाए, जिसका फलक बृहद हो जाए, तो उसे कहेंगे उपन्यास। महाकाव्य सामंती समाज की उत्पत्ति है। पद्य विधा है, यूँ कह सकते हैं कि इसमें पात्रों का वहन किया जाता है, जबकि उपन्यास में चरित्रों का। तो दोस्तों ये उपन्यास और महाकाव्य के कुछ मूलभूत अंतर हैं, लेकिन यदि आप देखें तो दोनों में कुछ समताएं भी। क्या क्या? जैसे यदि गौर किया जाए दोस्तों, तो आप देखेंगे कि उपन्यास और महाकाव्य के कई तत्व आपको समान दिखाई पड़ेंगे। क्या क्या? दोनों विधाएं, यदि आप बात करें उपन्यास और महाकाव्य दोनों की, तो दोनों विधाएं कथा फलक को लेकर विस्तृत होती हैं। दोनों की सबसे बड़ी समता है कि भाई चाहे उपन्यास हो या चाहे महाकाव्य हो, दोनों की विधाएं या दोनों में विस्तृत कथा फलक की योजना रहती है। विस्तृत कथा फलक का अर्थ क्या है कि भाई दोनों की जो कहानी है वो बृहद होती है, दोनों में संपूर्ण जीवन झांकती हैं। इसलिए जो पहली समानता है, यदि समता के बिंदु देखें तो उपन्यास और महाकाव्य दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है। कैसा होता है? विस्तृत। दोनों की कथा बृहद होती है, छोटी कथा नहीं होती। अभी आपने देखा कि उपन्यास को बृहद कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपन्यास को बृहद कथा कहते हैं और महाकाव्य को बृहद कविता कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पहली समता है कि उपन्यास और महाकाव्य दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है, एक दूसरी समता होती है, दोनों अपने युगीन जीवन के प्रतिबिंब हैं। क्या क्या? उपन्यास भी, महाकाव्य भी। इसीलिए आप देखेंगे कि गोदान का एक प्रश्न बनता है कि गोदान न केवल अपने युग का प्रतिबिंब है, बल्कि आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है। तो दोस्तों समता के दो बिंदु हैं। क्या क्या? दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है, दोनों अपने युग के प्रतिबिंब यानी अपने समय के समाज को पूरी तरह चित्रित करते हैं, उद्घाटित करते हैं। यदि आप उपन्यास गोदान को लें
तो 1936 में लिखा गया और उसके विषय में कहा जाता है कि वह औपनिवेशिक भारत की निर्मम तस्वीर को उद्घाटित करता है कि किस प्रकार उस समय भारतीय समाज में एक तरफ कृषक यातना के शिकार थे तो दूसरी तरफ शहरों में मजदूर बेचारे घुट रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि गोदान में अपने समय के समाज में व्याप्त चौतरफा शोषण है। औपनिवेशिक शोषण, महाजनी शोषण, जमींदारी शोषण, पुरोहिती शोषण। दोस्तों, तो हम लोगों ने अंतर के तत्व देखे और अंतर में क्या देखा कि उपन्यास गद्य विधा है तो महाकाव्य पद्य विधा है। दूसरा अंतर क्या देखा कि महाकाव्य जहाँ सामंती समाज की उत्पत्ति है वहीं उपन्यास पूंजीवादी और समाजवादी समाज, यानी जो महाकाव्य है वो मध्ययुगीन साहित्यिक विधा है जबकि उपन्यास आधुनिक साहित्यिक विधा है। एक तीसरा अंतर भी देखा, क्या बताइए, कि जो महाकाव्य है उसमें पात्रों की योजना रहती है और पात्र कैसे होते हैं, आदर्शपरक, जबकि उपन्यास में चरित्रों का गठन किया जाता है और चरित्र कैसे होते हैं, यथार्थपरक, व्यवहारिक। तो अंतर, समता भी दर्शाया, अंतर भी दर्शाया। और प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, गोदान महाकाव्य के रूप में। अब समझिए कि चूंकि दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है, दोनों अपने युगीन जीवन का प्रतिबिंब उद्घाटित करते हैं, इसीलिए फील्डिंग जैसे विद्वानों ने, क्या नाम था, फील्डिंग जैसे विद्वानों ने ये कहा कि उपन्यास गद्य महाकाव्य होते हैं। उपन्यास क्या होते हैं दोस्तों, गद्य महाकाव्य होते हैं। मतलब उपन्यास है तो गद्य, लेकिन महाकाव्य की तरह ही इसका कथा फलक बृहद जीवन से जुड़ा होता है, बृहद समाज से जुड़ा होता है और अपने समय के समाज को उद्घाटित करते हैं। दोस्तों, अब आइए, जब भी प्रश्नों को लिखें तो आलोचकों की बातों को भी याद रखिए। हिंदी साहित्य में देखिए, आपको बहुत सिद्धांत नहीं पढ़ना है या बाकी विषयों की तरह आपको बहुत ज़्यादा वो थॉट्स पार्ट नहीं पढ़ना है, सैद्धांतिक मुद्दों को बहुत नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो आलोचक हैं, इनकी एक एक लाइन की पंक्ति आपके पूरे सिलेबस को डिफाइन करती है। इसलिए आलोचकों की पंक्तियों को, बहुत छोटी छोटी तो पंक्तियाँ हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। समझिए, गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य अपितु समस्त भारतीय जीवन का महाकाव्य। छोटी छोटी पंक्तियाँ, इन्हीं पंक्तियों से उत्तर बनती हैं, उत्तर बनते, इसलिए आलोचकों की बातों को आप जिहन में रखें। यदि बात करें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की, तो उन्होंने कहा कि गोदान जिस प्रकार टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस एक महाकाव्यात्मक रचना है और उसका कथा फलक जिस प्रकार विस्तृत है, गोदान उस प्रकार महाकाव्यात्मक रचना नहीं है और न ही इसका कथा फलक विस्तृत है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उस समय के सबसे बड़े आलोचक थे। इन्हें स्वच्छंदतावादी या छायावादी आलोचक भी आप मान लें। अब आप एक और रूप में समझें कि जो छायावादी आलोचक होगा, भला वह प्रेमचंद को बहुत पसंद नहीं करेगा, क्योंकि प्रेमचंद प्रगतिशील रचनाकार ठहरे। हालांकि आरंभ में उन पर भी गांधीवाद का प्रभाव था, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्क्सवाद की ओर बढ़ गए। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद के गोदान को महाकाव्यात्मक रचना की श्रेणी में नहीं माना। यदि बात करें दोस्तों महाकाव्य के शर्तों की, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले शर्तों को बोर्ड पर देखा था। चूँकि यहाँ मेरे पास
स्थान का अभाव था, इसीलिए उसे मिटा दिया। आप देखें वीडियो को रिवर्स करके, या आप उतारे होंगे कि महाकाव्य की शर्तों में पहली शर्त कि उसका नायक उदात्त हो, दूसरी शर्त कि उसमें जो कथानक हो वो भी उदात्त हो और आधिकारिक प्रासंगिक कथा में बंटी हो, तीसरी बात कि उसमें उद्देश्य भी उदात्त हो, लोकमांगलिक उद्देश्य हो, चौथी बात कि उसकी भाषा शैली भी श्रेष्ठ हो, उदात्त हो, अपने युगीन जीवन को उद्घाटित करे और अन्य चरित्र भी उसके उदात्त श्रेष्ठ हों। यदि महाकाव्य के शर्तों पर हम बात करें और तब परीक्षा करके देखा जाए कि क्या गोदान महाकाव्य की शर्तों को धारण करता है, दोस्तों जो पहली शर्त है कि महाकाव्य का नायक जो होता है वह उदात्त नायक होता है, यानी श्रेष्ठ होता है। ऐसे समझिए, उदात्त नायक का अर्थ जो उच्च कुल में उत्पन्न हो, धीर हो, गंभीर हो, वीरोत्तम हो, नैतिक हो, आदर्शवान हो, शीलवान हो, मर्यादित हो। क्या वास्तव में गोदान का नायक होरी ऐसा उदात्त है? हम गोदान को कहना चाह रहे हैं कि गोदान एक महाकाव्य है। आप चाहे कृषक जीवन का महाकाव्य कह लें या गोदान महाकाव्य है, किसी भी रूप में इस प्रश्न को आप उठाएं तो महाकाव्य की तो पहली शर्त होती है कि उसका नायक कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है, उदात्त होता है। लेकिन होरी उदात्त नहीं है। होरी एक यथार्थपरक स्वाभाविक किसान है। यूँ कहें ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में पलने वाला एक पारंपरिक किसान है, जो कहीं होशियार भी है, कहीं ईमानदार भी है, कहीं बेईमान भी है। होरी पूरी तरह देवता नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि होरी पूरी तरह राक्षस है। वह एक आस्थावान पीढ़ी का किसान है, ज़रूरत पड़ने पर झूठ भी बोलता है, क्रोध में आकर पत्नी को पीटता भी है, मानवतावादी हृदय का परिचय देते हुए अंतरजातीय विधवा विवाह जो उसका पुत्र करता है गोबर झुनिया से, उसे स्वीकार भी करता है। सिलिया जो चमार जाति की है उसे घर में शरण भी देता है, भोला के यहाँ भूसा पहुँचा देता है। गांव के कई किसानों की वह किसी न किसी रूप में मदद भी करता है। यहाँ तक कि मेहता जो खान बन करके आया, उसके हाथ में बंदूक है, उस बंदूक से भी नहीं डरता। और राय साहब के यहाँ जो धनुष यज्ञ का अवसर है उस पर वह मालती को बचाता है। खान बने मेहता को उठाकर धोबी पाट पटक देता है। भाइयों से बांस की कटाई में बेईमानी करता है, लेकिन उन्हीं भाइयों की खेती का बोझ, गृहस्थी का भार संभालता है। ये होरी है, 100% यथार्थ परक नायक, एक स्वाभाविक किसान जिसके लिए स्वार्थ स्वभाव में भरा हुआ है। इसलिए यदि आप कहें कि महाकाव्य के नायकों की तरह होरी उदात्त नहीं, तो पहली शर्त देखें, पहला तत्व देखें कि महाकाव्य का नायक उदात्त होता है। इस शर्त पर होरी खरा नहीं उतरता। दोस्तों, महाकाव्य का दूसरा तत्व होता है या उसकी दूसरी शर्त होती है कि महाकाव्य का कथानक भी उदात्त होता है और आधिकारिक तथा प्रासंगिक कथा में बटा होता है। यानी महाकाव्य की जो कथा होती है उसमें एक मुख्य कथा चलती रहती है और एक गौण कथा चलती रहती है, लेकिन अंततः दोनों कथाएं मिलकर पूरक का काम करती हैं। दोस्तों, अब यदि बात करें गोदान की, तो गोदान में एक ग्रामीण कथा है और एक शहरी कथा है।
दोस्तों, कुछ आलोचकों ने तो ये मान लिया कि गोदान में शहरी कथा बेमतलब है। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी कहती कि गोदान की ग्रामीण और शहरी कथा एक बड़े से मकान के दो खंडों की तरह है और उन दो खंडों में रहने वाले सदस्यों की तरह है, जिसके सदस्य कभी आते जाते एक दूसरे से बेशक टकरा जाएं, लेकिन उनके बीच कोई स्थायी संबंध नहीं बन पाता। यानी दोनों अलग अलग ही रहते हैं। यानी गोदान की ग्रामीण कथा और शहरी कथा अलग अलग ही है। दोस्तों, इंद्रनाथ मदान जैसे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गोदान में शहरी कथा बेमतलब है, इसे निकाल दिया जाए। प्रेमचंद को चिट्ठी भी लिखी गई थी कि आप शहरी कथा को गोदान से निकाल दें, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं कुछ आलोचक ऐसे हैं दोस्तों जो इस बात को कहते हैं। अगर आपने डॉक्टर नेमी चंद्र जैन वगैरह का नाम सुना है, यदि आपने जैनेंद्र कुमार वगैरह का नाम सुना है, तो ये कुछ ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि गोदान की शहरी कथा ग्रामीण कथा से अलग नहीं। गोदान में गांव के उजड़ने से ही शहर बसे, यानी गोदान के शहर हठात नहीं आए। लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उखड़ने के बाद शहर बसे, यानी गोदान के शहर गांव से अलग नहीं है। गोदान की ग्रामीण कथा का ही रूप शहरी कथा है। दोस्तों, ये वही आलोचक हैं जो मानते हैं कि गोदान में ग्रामीण कथा और शहरी कथा नदी के दो कगारों की तरह है। कगार समझते हैं ना, पाट, जिसके भीतर होकर संपूर्ण भारतीय जीवन की नदी धारा बहती है। यानी यदि 1936 के भारत को दर्शाना था तो 1936 का भारत एक तरफ ग्रामीण स्तर पर उजड़ रहा था, गांव की जनसंख्या विस्थापित हो रही थी धीरे धीरे और शहर आबाद हो रहे थे। जैनेंद्र कुमार को लिखना पड़ता है कि आखिरकार होरी उसी सड़क पर दम तोड़ता है जिस सड़क से होकर उसका पुत्र गोबर शहर जाता है। यानी ये अंग्रेज औपनिवेशिक मानसिकता के लोग, साम्राज्यवादी शक्तियाँ गाँव का दोहन करके, गाँव को उजाड़ करके ही शहर बसा रही थी। और अब आप ऐसे समझिए, मिस्टर खन्ना एक चीनी मिल चलाता है, उससे पहले मिस्टर खन्ना एक बैंकर है। देखिएगा किस प्रकार से बातें मिली हुई हैं। मिस्टर खन्ना बैंक के पैसे को अपने एजेंट झिंगुरी सिंह को देता है। किसे देता है? और वह झिंगुरी सिंह उन पैसों को गांव के किसानों को सूद पर देता है। देखिएगा किस प्रकार मिस्टर खन्ना आरंभ में एक बैंकर है, बैंक के पैसे को एजेंट झिंगुरी सिंह को देता है, जो गांव के किसानों को ऋण के रूप में सूद पर पैसे बांटता है। किसानों से जो सूद आता है दोस्तों, वो पूंजी का काम करता है। यदि किसान समय पर सूद नहीं चुका पाते तो झिंगुरी सिंह खेत में उनकी लहलहाती खड़ी फसल को खेत से ही कटवा लेता है या खलिहान से तुलवा लेता है। अब समझिए, यदि गन्ने की फसल है तो कच्चा माल, और सुबह से शाम तक होरी जैसे परिवार के 5 सदस्य जी तोड़ मेहनत करते हैं। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं। खाने वाले 5-5 पेट, परंतु घर में अनाज नदारत। भर पेट ना सही, आधा पेट ही सही, दोनों जून दोनों वक्त ना सही, एक जून ही सही, भला भूखे पेट निराहार कोई कै दिन जी सकता है। जब ऐसी दशा हो, इस प्रकार अन्नाभाव हो, तो होरी जैसे किसानों के बेटे गोबर, ऐसे कृषक पुत्र गोबर भला गांव में क्या करते? ये उजड़ कर शहर में मजदूरी करने पहुंच जाते हैं। कहाँ? मिल में। किस मिल में? चीनी मिल में। चीनी मिल
या इस प्रकार की मिलें कैसे विकसित हुई होंगी? गांव के किसानों से सूद वसूल कर पूंजी के रूप में, उनके गन्ने को उनसे हड़प करके कच्चे माल के रूप में, और दोस्तों उन्हीं के उखड़े हुए, उन्हीं के बर्बाद हुए बच्चों को जबरन मजदूर बनने को विवश करके, यानी सस्ते श्रमिक, मजदूर, कच्चा माल और पूंजी, यही तो 3 चीज़ें चाहिए किसी उद्योग के लिए। शहर में अगर उद्योग खड़े हैं तो गांव को ही उजाड़ कर। प्रेमचंद दर्शा रहे थे कि गोदान में शहर यूं ही नहीं आए, ये तो लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उखड़ने से आए। गोदान में शहर की जो ऊंची ऊंची अटालिकाएं हैं, जो शहरी शान है, जो शहरी अय्यासी है, वो गांव के किसानों की सिसकियों पर विकसित हुई है। उन किसानों की आहों पर शहरी लोगों के ऐश हैं, मौज हैं। यानी देखा जाए तो कथा के स्तर पर गोदान की कथा, ग्रामीण कथा, शहरी कथा, बेशक ग्रामीण कथा मुख्य कथा है, लेकिन शहरी कथा अलग नहीं, दोनों मिलकर एक पूर्ण कथा बनाती हैं और दर्शाती हैं कि होरी जैसे किसान यदि ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं औपनिवेशिक महाजनी, पुरोहिती और जमींदारी शोषण के शिकार थे, तो होरी के बेटे गोबर जैसे मजदूर शहरी स्तर पर उसी पूंजीवादी शोषण के शिकार थे। शोषण के केंद्र में पूंजीवाद था, औपनिवेशिक शोषण था, ग्रामीण स्तर पर भी, शहरी स्तर पर भी। गांव में तो सिर्फ आप कहें जमींदार और महाजन थे कौन? अंग्रेजों के एजेंट थे, यानी ये औपनिवेशिक एजेंट का काम कर रहे थे। शोषण तो एक ही था दोस्तों, तगड़ा, वो है औपनिवेशिक। इसीलिए गोदान में ग्रामीण और शहरी कथा अलग नहीं, बल्कि अपने समय के समाज के औपनिवेशिक शोषण के मुकम्मल तस्वीर को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। न केवल अपने समय के समाज का प्रतिबिंब, इसकी कुछ कथा ऐसी भी है, इसमें कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जो आने वाले भारत की प्रसव पीड़ा, आज आप देखें तो लिविंग रिलेशनशिप, विवाह जैसी संस्थाओं का खत्म होना, यदि आज आप देखें तो पारिवारिक तनाव, घरेलू हिंसा, यदि आज आप देखें तो पीढ़ी संघर्ष, बाप बेटे का नहीं निभना, ये सारे प्रसंग 1936 के गोदान में हैं। इसीलिए गोदान में प्रेमचंद ने अपने समय के 200 वर्ष पश्चात भारत की समस्याओं को पहले ही उद्घाटित कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो बेशक गोदान का नायक श्रेष्ठ नहीं है, महाकाव्य की तरह नहीं है, लेकिन इसकी जो कथा है वो कहीं ना कहीं महाकाव्यात्मक झलक प्रस्तुत करती है। ग्रामीण और शहरी कथा अलग अलग नहीं है, दो कगारों की तरह जिनके भीतर संपूर्ण भारतीय जीवन धारा बहती है। अब इसीलिए एक बात और बोलिए मेरे साथ, गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य है। कुछ बात याद आ रही है दोस्तों? महाकाव्य की एक तीसरी शर्त होती है, उदात्त उद्देश्य, लोक मांगलिक उद्देश्य। आप देखें तो कहीं ना कहीं गोदान में महाकाव्यों की तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है। बेशक होरी इसका नायक एक अनपढ़, एक स्वाभाविक किसान, एक स्वार्थी किसान है जो यत्र तत्र आपको बेईमान भी नजर आए, लेकिन यह वही होरी है जिसके भीतर सबके मंगल का भाव भरा है। यह होरी कहता है कि 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है, यह भी कोई सुख है? अरे सुख तो तब है जब सभी सुखी हों, सभी मोटे हों। ये वही होरी है जो अपने शोषण के लिए किसी को दोष नहीं देता,
कहता है पिछले जन्म में हमने कुछ संचित नहीं किया तो इस जन्म में भोगें क्या। याद रखिए, इसे आप होरी का नियतिवाद कह लें, किंतु ये होरी समाज का दुश्मन नहीं है। अपने शोषण के बीच भी ये होरी सामाजिक मूल्यों का निर्वाह करता है, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का निर्वाह करता है, बिरादरी पंचायत का निर्वाह करता है, धर्म विरोधी नहीं। लिखते हैं प्रेमचंद, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। यदि ठाकुर या बनिए के पैसे होते तो कोई बात नहीं, मगर ब्राह्मण की एक पाई भी दब गई तो हड्डी फोड़ कर निकलेगी, वंश में चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। समझिए, ये होरी किसी का विद्रोही नहीं है, ये होरी किसी का शत्रु नहीं है। हजारों परेशानियां हैं, भूखमरी है, घर गिरने को है, बैल इसके छीन जाती हैं, गाय मर जाती है, कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी होरी सामाजिक मूल्यों का निर्वाह करता है। ये होरी बड़ी बेटी सोना की शादी कर्ज लेकर करता है। यह जानता है कि कन्यादान का मोल क्या है। और यह बात अलग है कि इसी होरी को विवश होकर अपनी छोटी बेटी रूपा को अपने से भी अधिक उम्र एक अधेड़ व्यक्ति राम सेवक के हाथों बेचना पड़ता है। लगता है जैसे किसी ने इसे बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया हो, और जो आता है इसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। इसलिए आप जब प्रश्न लिखते हैं कि गोदान कृषक त्रासदी का नाटक भी है, लेकिन इस त्रासदी के बीच भी इसमें महाकाव्य की कुछ झलकें उपस्थित हैं। ये होरी विद्रोही नहीं, ये होरी समाज का रक्षक है। इसीलिए कहता है, जब अपने ही खेतों में यह बंधुआ मजदूर हो जाता है तो वहां भी यह विद्रोह नहीं करता। कहता है, किसान यदि बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। और फिर सुनिए, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। मतलब कि होरी जैसे नायक के मन में हर स्तर पर लोक मंगल है, और इसलिए वह पूरे समाज की रक्षा का सपना देखता है। वह किसी का नुकसान नहीं चाहता, वह किसी को भूखे नहीं देख सकता। इसलिए सिलिया को भी घर में शरण देता है, और जब झुनिया का हाथ थाम कर गोबर भाग लेता है तो उसे विपत्ति नहीं मानता झुनिया को, बल्कि घर में बहू का दर्जा देता है। इसलिए होरी जैसे किसान मूल्यों के वाहक और मूल्यों के रक्षक चरित्र होती हैं। उनके मन में सबके मंगल का भाव होता है। कहता है इसीलिए कि 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। अरे सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। ये जानता है होरी कि इससे दुखी कोई नहीं। वह कहता भी है कि भाई, आज के ज़माने में मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो, ना मर्जाद की सोच। वह कहता भी, हम इस जन्म में राजपाठ नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, बस मोटा झोटा खाना, मोटा झोटा पहनना और मर्जाद के साथ रहना चाहती। ये होरी जानता है अपना काम भी निकालना है। इसीलिए कहता है, जब अपनी गर्दन दूसरों के पांव तले दबी हो तो कुशल तलवे सहलाने में ही है। इन सब के बावजूद होरी मूल्यों का विरोधी नहीं। और याद रखिए, जो भी मूल्यों की रक्षा का भाव लेकर के आए वह समाज का रक्षक होता है, वही व्यक्ति मर्यादित होता है। राम ने यदि मजलूमों की रक्षा का भाव मन में पाला, यदि परिवार की रक्षा, माता चाहे विमाता ही क्यों न हो, वह सौतेली ही क्यों न हो, घर से निकाल ही क्यों न दे, वनवास ही क्यों न दे, चाहे भाई सौतेले ही क्यों न हो, उनके लिए राजपाठ
त्यागना ही क्यों न पड़े, राम संबंधों को कभी खारिज नहीं करते। इसलिए राम का चरित्र ही लोक मांगलिक है। तो जो मूल्यों की रक्षा करे वह लोक मांगलिक होता है। तुलसी समाज के मूल्यों को गाली नहीं देते, उनकी रक्षा करते, इसलिए लोक मांगलिक। गांधी समाज के मूल्यों और परंपराओं की हत्या नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी लोक मांगलिक। देखिए, गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था की वकालत करते थे, इसलिए आश्रम व्यवस्था के पक्षधर साबरमती आश्रम। गांधी जानते थे कि राम राज से ही समाज में अनुशासन विकसित हो सकता है। मूल्यों और परंपराओं की रक्षा कहीं ना कहीं लोक मंगल का भाव लेकर आती है, इसलिए होरी उन मूल्यों की रक्षा चाहता है। और वहीं यदि देखा जाए उसका बेटा गोबर, तो वह विद्रोही पीढ़ी का मजदूर है। वह संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में आस्था नहीं रखता। वह कहता है अपने पिता के बारे में कि दद्दा भी चाहते हैं कि बेटियों का ब्याह मैं करूं, उनका लगान मैं चुकाऊं, आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। समझिए, वह पंचायत और बिरादरी को अदालत में देख लेने की धमकी देता है। वह किसी को नहीं छोड़ता, होली के अवसर पर सबका स्वांग रचता है। समझिए, होरी जहाँ पारंपरिक पीढ़ी का किसान है, इसलिए समाज के मंगल की कामना रखता है, लेकिन जो विद्रोही पीढ़ी का गोबर है वह समाज को लात मारता है। मिर्जा खुर्शीद, जिसकी बदौलत वह शहर में खोमचे लगाता है, कौन? गोबर। जब वही एक बार शराब के लिए पैसे मांगता है तो रहते हुए भी गोबर उसे पैसे नहीं देता। जो गोबर खुद गांव में देखता है कि महाजनों के कारण उसकी क्या बदहाली हुई है, उसके पिता की क्या दुर्दशा है, वही गोबर शहर में आकर के अब छोटा मोटा महाजन बन जाता है। इसका मतलब कि आज की जो विद्रोही पीढ़ी है उसके मन में समाज के लिए भाव नहीं है, वह पूरी तरह व्यक्तिगत भाव में जीता है। वह समाज के मूल्यों को नहीं चाहता। कहता भी आज की विद्रोही पीढ़ी का व्यक्ति कि मैं समाज को जूते की ठोकर पे रखता हूँ, लेकिन होरी जैसे पारंपरिक किसान, होरी जैसे ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था के किसान मूल्यों की हत्या नहीं कर सकते। इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं लोक मंगल का भाव है। वह अपनी दुर्दशा के बीच भी दूसरों का नुकसान नहीं चाहता। बेशक भोला महतो की गाय ऐंठ कर लाता है, लेकिन वह विरोध नहीं करता बैल खुल जाने का। वह जानता है कि भोला महतो ने मजबूरी में गाय दी है, भूसे का अभाव है, इसलिए भूसा पहुंचा भी आता है। तो दोस्तों, इस उपन्यास में लोक मांगलिक उद्देश्य है जो कहीं ना कहीं से महाकाव्य की तरह प्रतीत कराता है। दोस्तों, एक चौथी बात है कि युगीन परिवेश का उद्घाटन करे वो महाकाव्य है। तो अभी इस पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गोदान में पूरा युगीन परिवेश है। चौतरफा शोषण है, कृषकों की त्रासदी है, मजदूरों की यातना है। ग्रामीण और शहरी दोनों कथाएं मिलकर उस समय के पूरे औपनिवेशिक भारत के निर्मम दस्तावेज को प्रस्तुत करती हैं। तो जाहिर सी बात है इस स्तर पर भी कहीं ना कहीं महाकाव्य है। अब एक पांचवी बात की, महाकाव्य में जो शैली है वो उदात्त होती है, उसकी तत्समनिष्ठ भाषा होती है, उसमें रस छंदों का प्रयोग। जाहिर सी बात है कि गोदान महाकाव्य नहीं है, इसलिए आप इसमें अलंकारों को नहीं ढूंढ सकते, छंदों को नहीं ढूंढ सकते। तत्समनिष्ठ भाषा की यदि बात करें तो गोदान के ज़्यादातर पात्र ग्रामीण हैं और प्रेमचंद के पात्र, याद रखिए, जीवंत चरित्र हैं। क्योंकि प्रेमचंद ने कहा था कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ और उपन्यासकार का काम चरित्रों का रहस्योद्घाटन है। इसीलिए प्रेमचंद के जो चरित्र हैं बड़े स्वाभाविक हैं, वो कठपुतली नजर नहीं आते। उन्हें मानो एक पिता की तरह स्वाभाविक रूप में पलने देते हैं।
इसलिए प्रेमचंद कहते भी हैं कि मैं अपने चरित्रों को बच्चों की तरह मानता हूँ। तो स्वाभाविक चरित्रों को दिखाने के लिए चरित्रों के अनुरूप ही उनकी भाषा भी है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि सभी पात्रों की भाषा, यदि शहर के पात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी भाषा तत्समनिष्ठ भी है। यदि आप देखें तो मिस्टर मेहता जो एक प्रोफेसर हैं, उनकी भाषा तत्समनिष्ठ है। नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। समझिए, पुरुष का प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार सिंह है। तो ऐसी भाषा है। लेकिन वहीं जब धनिया जैसे ग्रामीण पात्र, यदि उनके संवाद देखें तो तद्भवनिष्ठ है, देशजनिष्ठ है। वह कहती है कि तू चल चल के बैठ घर में, मैं देख लूंगी तेरे दद्दा भैया को। वह कहती है कि महाराज वही काम बड़े करें तो इससे उनकी नाक नहीं कटती, छोटे करें तो नाक कट जाए। वह कहती है कि जेहल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, डेढ़ा लो, सवाई लो, घुस घास लो, ऊपर से सुराज, स्वराज के लिए सुराज। तो जाहिर सी बात है, वह कहती है चाहे कितना भी कतर ब्योंत क्यों ना करो, चाहे एक एक पैसे को दांत से क्यों ना पकड़ो, कितना भी पेट तन क्यों ना जारो, मगर यह लगान है कि बेबाकी नहीं होता। तो इस उपन्यास की जो भाषा है वास्तव में खड़ी बोली है, जिसमें पात्रों के अनुकूल तत्सम तद्भव देशज सभी प्रकार के शब्द हैं। यह कह सकते हैं कि उपन्यास की भाषा उत्तर भारतीय ग्रामीण और शहरी परिवेश को उद्घाटित करने वाली एक समग्र प्रारूपिक भाषा है, जो महाकाव्य की भाषा के ही समतुल्य है। तो गोदान बेशक उपन्यास है, इसके कुछ तत्व महाकाव्य से मेल नहीं खाते, परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो महाकाव्य से मेल खाते हैं। चूँकि इस उपन्यास में सिर्फ कृषकों की त्रासदी नहीं है, शहरी परिवेश में जीने वाले मजदूरों की भी यातना है। कहता है मिस्टर मेहता, किसको? मिल मालिक खन्ना को। कहता है कि तुम्हारे ये मजदूर जिन गंदे बदबूदार बिलों में रहते हैं, वहाँ तुम 1 मिनट भी जाओ तो कै हो जाए। ये जो खाना खाते हैं उसे तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए, और ये जो कपड़े पहनते हैं उससे तुम अपना जूता भी ना साफ करो। समझिए, गोदान में सिर्फ किसानों की यातना नहीं है दोस्तों, बल्कि मजदूरों की भी दुर्दशा है। गोदान अपने समय के संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य है। सिर्फ कृषक जीवन नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन गाथा का महाकाव्य है। कितनी बात समझ में आई? 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, कलम लेके लिख डालिए। और फिर भी ना समझ में आए तो जिंदा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि मेंस खूब बढ़िया तैयार करेंगे आप तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी ना निबंध लिखने में। अब इसके डायलॉग अगर याद करें तो निबंध छूटेगा आपसे, हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, आज लोक मंगल पर आपको कितनी ही बातें सुनने को मिली। क्यों गांधी लोक मांगलिक हैं? क्यों राम मर्यादित हैं? याद रखिए, परंपराओं का विद्रोही कभी भी समाज का प्रेमी हो ही नहीं सकता। परंपराओं को बदल करके आप समाज नहीं बचा सकते। इसीलिए जरूरत है परंपराओं के संशोधन की। आप दूसरा समाज लाएंगे नहीं, ये जो समाज है इसी को आपको संशोधित करना होगा। इसलिए दोस्तों, हमारे समाज में जो पुनर्जागरण है या यूं कहें पुनरुत्थान है, उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए आप परंपराओं का संशोधन कर सकते हैं, परंपराओं को बदल नहीं सकते। आप बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, तो क्या नाक से खाइएगा? अरे मुंह से खाइए। 5 उंगली मुंह में डालने की जगह 1 उंगली निकाल के आराम से खाइए। परंपराओं का संशोधन ही लोक मंगल है। परंपराओं को खत्म नहीं कर सकते।
एक उपन्यास आपके सिलेबस में है महाभोज, उसमें बीसू का पिता हीरा है, जो विद्रोही पीढ़ी का नहीं है, पारंपरिक पीढ़ी का है। उसके बेटे की हत्या हुई है, वह जानता है हत्यारा कौन है, फिर भी कहता है कि सरकार, मजदूरों के हड़ताल पर चले जाने से खेती का जौन नुकसान होत रहा, यानी खेती का जो नुकसान हो रहा था उसे कोई कैसे सह सकत है, उसे भला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अपने बेटे की हत्या को वह भूल जाता है, उसे याद है तो कृषि का नुकसान। ये है परंपरा की रक्षा। व्यक्तिगत कुर्बानी देकर ही समाज की रक्षा हो सकती है। राम ने व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानियों को देकर, जीवन की त्रासदी को झेल कर ही मर्यादा की रक्षा की। और निराला के राम आपके सिलेबस में अपनी दाईं आंख को शक्ति के चरणों में अर्पित करने को तत्पर हो जाते हैं। आंख को चढ़ाने वाला, आंख निकाल कर न्यौछावर करने वाला ही राम हो सकता है। सिर्फ अपने लिए जीना तो व्यक्तिवाद है, स्वार्थ है। इसलिए गोबर जैसे आधुनिक पीढ़ी के, विद्रोही पीढ़ी के मजदूर अपने लिए जीना चाहते। वह शहर में भी किसी की रक्षा नहीं कर पाता, पत्नी को पीटता है, बेटे को भी नहीं बचा पाता, उसका पहला बेटा मर जाता है। मालती भी आरंभ में देखें तो वह स्वार्थी है, व्यक्तिवादी है। इसीलिए वह ना तो प्रेम की वस्तु है, ना श्रद्धा का विषय। मेहता भी उसे उपेक्षित निगाहों से देखता है, किंतु वही मालती जब समाज को अपना मानती है तो लोक मंगल के भाव से भर जाती है। वही मालती गरीब महिलाओं की सेवा करने लगती है, गरीब बस्तियों में जाकर उन्हें जागरूक बनाती है, मुफ्त में इलाज करती है। अब ये वही मालती है जो गोबर के बच्चे मंगल को अपना बेटा मानकर उसे पालती है। अपने लिए जीना स्वार्थ है, समाज के लिए जीना ही लोक मंगल। तो कहीं ना कहीं इस उपन्यास में होरी के जो भाव हैं वो लोक मांगलिक है। आसान है। ये निबंध का एक मुद्दा हो सकता है आपसे कि समाज परिवर्तन का विषय नहीं है, समाज संशोधन का विषय है। परंपराओं को बदल के हम नहीं जी सकते, परंपराओं को संशोधित करके जी सकते। इसलिए पिछले साल का निबंध अतीत जीवन का आयाम है और अतीत से प्रेरणा ही नवजागरण है। हम अतीत से ही चालित हैं, अतीत से ही प्रेरित हैं। तो मैं उम्मीद करूं बातें समझ में आई। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, बने रहिए, सुनते समझते रहिए। कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो आईना भी दिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू।